गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मैगजीन, जो कि जनवरी 2024 की मंथली मैगजीन है। आज हम गाइस इसमें करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो हमारा लेफ्ट है अभी। इसके अलावा गाइस, अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं, नए जुड़े हैं, नया पीएम पाठशाला के बारे में पता चला है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइस, पिछले पूरे साल की ही मंथली मैगजीन जो विजन आईएएस की है, उसको प्रॉपर्ली समझा के डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। किसी भी मंथ की आप देखना चाहें देख सकते हैं। अच्छा तो यही है कि सारे मंथ्स का देखें, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रीलिम्स अगर आप अप्रोच कर रहे हैं 2024 वाला, तो वो फिर बहुत करीब है। आपका डिटेल होना ही चाहिए, आपको करंट अफेयर्स की आप जानते ही हैं, तो वो आपको कर सकते हैं। तो आज हम गाइस इसकी भी आपकी ऑलरेडी हमने पॉलिटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी है ना, और इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि साइंस एंड टेक का गाइस हम बहुत क्राइसिस बच्चों को लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ पर हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ना अपने मन से ये सारे स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस सारे हटा दो, परसेप्शन मत बनाओ किसी भी चीज़ का। साइंस एंड टेक सारे ही बच्चे कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा बेनिफिट जो साइंस वाले बैकग्राउंड का होता है वो फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ आप चैनल के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो आप बहुत अच्छा साइंस एंड टेक भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, इसमें हम बात करने जा रहे हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में, एक्सपोसेट जिसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ही टॉपिक ये है। अब ये क्या है, इसको क्यों बनाया गया, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस ध्यान से सुनते जाओ। सारा फोकस अपना ज़रूर यहाँ रखना, क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई किया करो, बाकी चीज़ों से अपना जितना भी डिस्ट्रैक्शन है हटा दिया करो। देखो, इसरो ने ना सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसको। ठीक है, इसरो ने करा है इसको लॉन्च, एक्सपोसेट को। कैसे करा है? पीएसएलवी C-58 की मदद से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसकी मदद से किया गया। पीएसएलवी सब बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। देखो, ये अनपोलराइज लाइट ऐसे कुछ दिखती है। पोलराइजिंग जो फिल्टर होता है वो ऐसा होता है, पोलराइज लाइट ऐसे होती है, ऐसे दिखती है आपको। ठीक है, अब पीएसएलवी C-58 की मदद से क्या किया है इसरो ने ना इसकी 60th फ्लाइट बनाई थी। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसी पे बनाया गया था। पीएसएलवी क्या है, 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। एक व्हीकल होता है जिसमें कि ना सॉलिड फ्यूल वगैरह डाल के पहला एंड थर्ड स्टेज पे डाला जाता है, सेकंड और फोर्थ स्टेज पे लिक्विड फ्यूल डाला जाता है। समझ गए? इससे क्या होता है, पीएसएलवी की मदद से मल्टीपल सैटेलाइट्स को आप लॉन्च कर सकते हो। इसके पास मल्टीपल ऑर्बिट कैपेसिटी होती है लॉन्च करने की। समझ आया? पीएसएलवी एक तरह का क्या है, लॉन्च व्हीकल है जिसमें आप लॉन्च करते हो सैटेलाइट्स को। तो फर्स्ट और थर्ड में इसके सॉलिड फ्यूल डलता है, और सेकंड और फोर्थ स्टेजेस पे इसका लिक्विड फ्यूल डलता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब क्या होता है, जो एक्सपो सेट है ना, मान लो उसको प्लेस करा है इन्होंने पीएसएलवी पे, तो कहाँ पर करा है? एक एल्टीट्यूड है उसका ऑर्बिट का 650 किलोमीटर, वहां पे इसको प्लेस किया जाता है। जो इसकी फोर्थ स्टेज है, जहां पर ये लोअर एल्टीट्यूड इसका जो है एल्टीट्यूड है, वहां पर इसको रखा जाता है, और वहीं से इसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में रखा गया। अब जो ये पोएम 3 यानी जो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 है, इसको एग्जीक्यूट करा गया है ताकि हमारे 10 तरह के आइडेंटिफाइड पेलोड जो है वो मीट हो पाए, जो इसरो सप्लाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पोलराइजेशन क्या है और एक्सरे पोलरीमीटर क्या होता है। सवाल क्वेश्चन में रखा गया कि पोलराइजेशन क्या है सबसे पहली बात तो, और एक्सरे पोलरीमीटर ये क्या होता है, क्योंकि हम बात उसी पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा ना कि भाई एक सिस्टम है, उसके थ्रू वहाँ पे डाला जा रहा है। अभी इसमें पोलराइजेशन में आप ये समझ लो, जो नॉर्मल लाइट होती है ना हमारी, नॉर्मल सी लाइट है ऐसे लो, वो अनपोलराइज्ड होती है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे, और वो परपेंडिकुलर आपका वाइब्रेट करते हुए चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, लाइट वेव्स जो होती हैं वो सिंगल प्लेन पे ट्रेवल करती हैं, और उनको पोलराइज लाइट वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जब हम ना अनपोलराइज लाइट को चाहते हैं कि जब वो पोलराइज्ड हो जाए, उस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, जिसको हम कैसे करवा पाते हैं? स्कैटरिंग की मदद से, रिफ्लेक्शन की मदद से, रिफ्रैक्शन की मदद से, इस तरह से। अब अगर कॉन्सेप्ट आ जाए कि स्कैटरिंग क्या है, लाइट का स्कैटर होने का मतलब क्या है? लाइट का स्कैटर होने का मतलब है कि लाइट की जो रेज आ रही है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ को डिवेट हो गई हैं, क्योंकि कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर ऐसा कुछ बीच में अड़ गया उनके, इसलिए उन लाइट रेस के डिवेट होने को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। समझ रहे हो? आपने बचपन में जब आप 10th वेंथ में रहे होगे,
तो साइंस इतनी तो पढ़ी होगी आपने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ऐसा क्यों होता था। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ऐसा होता रहा है और इसमें हमने देखा। अब देखो समझ गए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ऐसा रहता है। अब चाहे लाइट्स की स्कैटरिंग हो जाए, और लाइट की स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत समय से निकल कर आया हुआ है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखो सन का राइज होना, उसका रेडिश क्यों होना, सनसेट जब होता है तो क्यों वो रेडिश होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग सुना होगा आपने, आपने सुना होगा व्हाइट क्लाउड देखे होंगे आपने। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, या टिंडल इफेक्ट देखा होगा, रेड डेंजर जोन देखे होंगे, सिग्नल्स देखे होंगे, ये सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही निकल कर आए हैं। तो स्काई का ब्लू होना, सनराइज सनसेट के समय सन का रेडिश हो जाना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। समझ गए बात को यहाँ पर। अब ना देखो, ये जो बेसिकली स्टडी है कि एक्सरे पोलराइजेशन कराना या एक्सरे पोलरीमीट्री कराना, इसमें एक्सरे का यूज क्यों किया जा रहा है, ताकि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट करे। इसमें क्या करते हैं, इसको करने के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को देखा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और डिग्री कितनी है, कितना पोलराइज लाइट सोर्स हुआ है। तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, मतलब इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का कितना इंटरेक्शन हुआ। तो ये पूरा सेंस कर लेता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी जानना हो ना हमें, तो बहुत अच्छा है कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के केमिकल फिजिकल कॉम्पोजिशन को जानने का बड़ा अच्छा साधन है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक्सपोसेट पर आ जाते हैं, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट क्या है। तो पहला हमारा याद रखना, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस इतना डिटेल में कर रहे हैं, कि पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट है हमारा इसरो का, जो किस पे काम करेगा, जिसका काम ही है रिसर्च करना, मेजरमेंट करना एक्सरे की इमिशंस को, जो भी सेलेस्टियल बॉडी या जो ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स निकल कर आते हैं, इनमें जो एक्सरे इमिशन को देखना कि कितना आ रहा है। अच्छा, सेकंड सैटेलाइट है ये वर्ल्ड में जो एक्सरे पोलराइजेशन पे काम कर रहा है। तो देखो हम ना दो काम पहले नासा भी कर चुका है IXP के थ्रू, वो 2021 में हुआ था, इस साल हम अपना भी कर रहे हैं, एक्सपोसेट लेकर आ रहे हैं। अब एक्सपोसेट पेलेट्स में बेसिकली पेलोड्स में होगा क्या, तो पॉलिक्स है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे में, यानी ये पोलराइजेशन चेक करेगा और इसको देखा जाएगा कि इसके पूरे मिशन लाइफ टाइम में 5 साल के पूरा एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को निकाल के बाहर करेगा ही। इससे क्या होगा, जितने भी पल्सर, ब्लैक होल, जितने भी मैग्नेटर्स है ना, उनकी जो स्टडीज हैं वो आप पूरे अच्छे तरीके से कॉस्मिक एक्सरेज को पढ़ पाओगे आप। अच्छा देखो, ये तो इसके फायदे। अब और ये समझो कि इस मिशन को लाने के ओवरऑल फायदे क्या हैं। देखो सबसे पहले ना आपको नेचर ऑफ रेडिएशंस का पता चलेगा, यानी जो पोलराइजेशन मेजरमेंट है उससे ये पता चलेगा इमिशन प्रोसेसेस के बारे में कि एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के में इमिशंस कितना होता है। आपके पास डेटा बड़ा अच्छा आ जाएगा। ऑप्टिकल रेडियो बैंड्स जो होते थे पहले, उससे पोलराइजेशन स्टडी करते थे हम। अब एक्सरे पोलरीमीटर से ना मीडियम एनर्जी बैंड इज बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा किया जा रहा है। तो डेटा का कलेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। केमिकल कॉम्पोजिशन सेलेस्टियल बॉडीज का पता चलेगा आपको, पल्सर, मैग्नेटर जैसे हमने बात करी। तो इससे मैटर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको, और अच्छी सैटेलाइट लॉन्च करोगे आप, और अच्छी साइंटिफिक एडवांसमेंट होगी आपके देश में, और अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा आपके देश में, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी यूनिवर्स की। और हम चाहते हैं यूनिवर्स की और अच्छी नॉलेज हो, हमें पता चले न्यूट्रॉन स्टार्स के, ब्लैक होल्स के बारे में, हमारे पास और पोटेंशियल हो कि हम फिजिक्स की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करके समझ पाए। आप बात समझ रहे हो, तो ओवरऑल इसके इतने सारे फायदे हैं। अच्छा, एक्सपोसेट लाना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि हम ना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स के इंट्रिकेट वर्किंग को भी जानना चाहते हैं। हम अपने साइंटिफिक डिसिप्लिन को और अच्छा करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये देखो, आप ये जान लो, आज की डेट में जो साइंटिफिकली डेवलप कंट्री है वही एक्चुअली डेवलप है। तो अगर आप चाहते हो 2047 तक हम डेवलप नेशन की कैटेगरी में आए, तो उसकी तैयारी आज कल थोड़ा ना करोगे, आज से ही करनी पड़ेगी ना। अब आपको IAS कल बनना है तो कल थोड़ा ना तैयारी करोगे, आज से ही, आज की तैयारी ही आपका कल भविष्य तय करेगी कि आप ब्यूरोक्रेट बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है। उसके बाद PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है ये एक, PSLV। इसमें क्या होता है, एक तरह का मॉड्यूल है, बड़ा अच्छा आइडिया है। इसमें क्या होता है, जब ना PSLV अपनी 4th स्टेज में हो, तो वो माइक्रो ग्रेविटी के पूरे एनवायरनमेंट को चेक करते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकता है, जिसमें वो कई सारे पेलोड्स को भी कैरी आउट कर सकता है। एडवांटेज क्या होगा, पावर जनरेशन, टेलीमेट्री, स्टेबलाइजेशन, ये सब फायदे हैं। तो रिलेटेड न्यूज़ भी हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते
कहाँ से यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन फंसाते, तो इंडिया का स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसॉट पहली बारी एक्सरे पोलराइजेशन करने जा रहा है, जिसका सिग्निस X1 एक बहुत बड़ा कंफर्म ब्लैक होल सिस्टम है गैलेक्सी पर, उस पर हम चेक कर रहे हैं। इसरो ने एस्ट्रोसैट भी कब लॉन्च किया, 2015 में PSLV C30 लो अर्थ ऑर्बिट से गया था। ये पहला हमारा डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था। इसमें भी हमने 5 पेलोड्स का इस्तेमाल करा। ये किया ही क्यों गया, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में पता करने के लिए, बाइनरी सिस्टम्स के बारे में पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए नई ब्रीफली ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन द स्काई, इसके लिए किया गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, रशिया ने ना अपना क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम एक्सटेंड करा है विद नासा ट्रांसपोर्टिंग एस्ट्रोनॉट टू द ISS अंटिल 2025। ठीक है, क्रॉस फ्लाइट्स क्या होता है? क्रॉस फ्लाइट्स का मतलब है एक्सटेंड करना टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशन, रशियन एंड US स्पेस क्राफ्ट को। तो क्रॉस फ्लाइट क्या होता है? क्रॉस फ्लाइट का मतलब है कि रशियन कॉस्मोनॉट जो होगा वो अमेरिकन क्रू स्पेस स्टेशन पर गया, वाइसा वर्सा, या अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ISS में आया एज पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ स्पेस क्राफ्ट, तो क्रॉस फ्लाइट इसी को कहते हैं। तो रशिया ने एक्सटेंड करा है अपना, नासा ट्रांसपोर्टिंग एस्ट्रोनॉट को भेजा है वहाँ पर अंटिल 2025। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ना, देखो फायदे क्या करते हैं। देखो, एक तो ना आप इसका ऑलमोस्ट 400 टन है लार्जेस्ट यहाँ पर एक कह रहा है आर्टिफिशियल बॉडी होती है, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन, इसने कई तरह की तमाम बातें करी। अब आप समझो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। एक तरह का ना, देखो, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट पे 460 किलोमीटर के ऑर्बिट पे घूमता है एल्टीट्यूड पर। 5 इसमें कंट्रीज है जो ISS को प्रमोट करती हैं। यूरोपियन कंट्रीज है, उसकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है, नासा है, कैनेडियन की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस है रशिया की। तो पहला कंपोनेंट हमारा 1998 में ही लॉन्च हुआ था और हम इसमें काम करे जा रहे हैं, 2030 तक करेंगे इस पे। अब ISS का सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है गाइस? रिसर्च इन साइंस हमारी अच्छी हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा, देखो, इस वक्त DNA सीक्वेंसिंग पे बिलीव कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे हम देख रहे हैं, सैटेलाइट्स माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट पर है, अभी अर्थ पे तो पॉसिबल है नहीं। तो कह रहे हैं इसीलिए हम ना इनके मीनिंगफुल स्टडीज़ को करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, जहां हम ये स्टडीज़ को और अच्छा कर पाएँ और इसके लॉन्ग टर्म इसके एक्सपोजर ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या असर पड़ेगा वो जान भी पाएँ। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल है। अगर हम आप इसमें कोलैबोरेट करके करेंगे तो स्पेस फैसिलिटी हमारी और अच्छी होगी, साइंटिफिक रिसर्च हमारी अच्छी होगी, ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमें किसी डिजीज फॉर्मेशन, इसके टेस्टिंग डायग्नोस्टिक जितना अच्छा हो जाएगा तो हम बहुत अच्छा तरक्की कर जाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिटरी इकोनॉमी में तो कह रहे हैं कि ISS यूज बाय स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी स्पेस में यूज कर रहे हैं वो। तो इससे कह रहे हैं नए कमर्शियल वेंचर्स आएंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन ह्यूमन हैबिटेशंस पर जो आपका सवाल उठा रहता है, एस्ट्रोनॉट भी चाह रहे हैं भाई इस पे काम अच्छे से हो। कह रहा है इंडिया ने कुछ नहीं किया क्या इस पे? कह रहा है बिल्कुल किया है इंडिया ने। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। प्राइम मिनिस्टर ने इसको बोला है कि ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट करा है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर सेटिंग अप ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक हमारा जिसका है। इसरो में यही है कि फर्स्ट पहला ऐसा टेस्ट किया जाए ताकि हम इसको मैन्युफैक्चर टेस्ट वगैरह कर पाए मॉड्यूल, और 2028 तक हम सोच भी रहे हैं इसको लाने की। तो चैलेंजेस लेकिन हमारे साथ पता है क्या होता है? देखो, हम कह तो रहे हैं हम इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे, लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि तो ये हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रेशियो है ना, बहुत कम है, बहुत ही लो है, 0.7% लगा लो आप। हमारे पास एक्सपर्टीज की बड़ी कम है, ऐसी टीम हमारे एस्ट्रोनॉट्स की बहुत कम है जो ये काम कर पाए। फिर अपग्रेड करना, ये भी एक बात है, साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस करना, ये सारी बातें हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्पेस हैबिटेशन। वाई इज इट इन द न्यूज? तो यहाँ पर ये कह रहा है, देखो, नासा ने प्लान करा कि वो अपना होम हैबिटेबल कॉलोनी बनाएगा ऑन द मून बाय 2040। अब इसी पे डिबेट छिड़ गई कि भाई तुम हैबिटेशन मून पे बनाओगे, दूसरी हेवनली बॉडीज पे बनाओगे तो उसका क्या असर पड़ सकता है। तो स्पेस हैबिटेशन का मतलब है कि आप चाहते हो कि जो इंसान है वो अर्थ पे ही ना रहे, मून और मार्स पे भी जाके रहे। अब इट कैन बी डन इन 2 वेज। ये कह रहे हैं कि हैबिटेशन बना लो, या तो मार्स जैसे गोल्डीलॉक जोन है आपका, वहां पे बना लो आप, या स्पेस हैबिटेट फॉर्म ऑफ कैप्सूल बना लो, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फॉर्म में बना लो। गोल्डीलॉक जोन समझते हो क्या होता है? हैबिटेबल जोन के एक ना वो है, हैबिटेबल जोन एक ऐसा एरिया जहाँ पे स्टार्स हैं, जहाँ ज्यादा ये हॉट होता है ना ज्यादा ये कोल्ड होता है, लिक्विड वाटर पर एग्जिस्ट करता है,
सराउंडिंग प्लैनेट्स के साथ, उसे कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। अभी कह रहे हैं कि स्टैनफोर्ड टोरस ओनील सिलेंडर प्रपोज किया था, यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स की बात करी गई थी, जिसमें एग्रीकल्चर कर सकते हो, कुछ माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट की तरह वो वाली एक्टिविटीज कर दोगे। तो कह रहे हैं रोटेशन वुड क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मून। अभी कह रहे हैं डिफरेंट कंट्री जो यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि हम एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजें, यहाँ का स्पेस हैबिटेशन चेक करें। कह रहा देखो प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क है, उसने भी अपनी डिजायर दिखाई है पूरी पूरी कि परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट मार्स पे होना चाहिए। अब आप पे ऊपर सवाल ये आता है जो आपको जरूर दिमाग में रखना है कि क्या हमें स्पेस हैबिटेशंस में जाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं। तो कह रहा है सबसे बड़ा बेनिफिट है साइंटिफिक बेनिफिट। कह रहे साइंटिफिक कम्युनिटी चाहे बच्चे भी हैं, उनका जनरल ना इंटरेस्ट बढ़ेगा साइंस और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ। हमें आंसर मिलेंगे एग्जिस्टेंस की तरफ भी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या पॉसिबल है अर्थ के अलावा। इकोनॉमिक फायदे ये हो जाएंगे कि स्पेस बॉडी से गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम बहुत मिल सकता है। टेक्नोलॉजी में फायदा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ग्लोबल चैलेंजेस को डील करने के लिए स्पेस हैबिटेशन जरूरी है। कह रहा है कि इंटरनेशनल प्रिपेयर्डनेस हम कर ही रहे हैं, आपको पता है अर्थ पे कब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाए, हम हमारा क्या हाल हो जाए। तो कह रहा कहीं तो स्थान हो रहने का। फिर इन्वेंशन ऑफ न्यू मटेरियल्स कर लोगे आप कम से कम। कह रहा है जैसे निटिनॉल यूज फॉर सैटेलाइट आर बीइंग यूज्ड बाय ऑर्थोडोंटिस्ट नाउ। सोचो जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, जो दांत उखाड़ने का काम करता है, वो यूज करता है आज की डेट में। तो कई नई मटेरियल मिलेंगे जिससे आपको हो सकता है बहुत इनडायरेक्ट फायदे हुए। तो लेकिन ये कह रहा है कि चलो बेनिफिट तो ठीक है, लेकिन इसके इश्यूज पता है कितने सारे हैं। स्पेस पे रहना, इसके साथ बड़े क्राइसिस। कह रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं लगेगी, कह रहा है आप जाओगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, कह रहा है पैसा नहीं लगेगा, फिर पता नहीं कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़े। फिर वहां पर ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगी, मटेरियल सप्लाई कैसे होगी, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में सोचो। हेल्थ के इम्प्लीकेशन पता नहीं क्या हो, पता नहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ही कुछ आ जाए, बंदा वहां रह ही ना पाए। इन्वायरमेंट का कुछ कह सकते हो, कह रहा कैसल सिंड्रोम जैसी चीज हो जाए, मान लो जहां पर सिंगल कोलिजन हो जाए दो स्पेस ऑब्जेक्ट्स में, डेब्रिस इतना बाहर निकला, पता चला और फर्दर हुआ, पता चला गए सारे के सारे। लीगल पॉलिटिकल इशू, भाई आपने कहा स्पेस स्टेशन पे हम बनाएंगे, किसका कितना पार्ट होगा पॉलिटिकली, वहीं पे डिबेट शुरू हो जाएगी। स्पेस एक्टिविटीज कितना कौन कर सकता है, किसका कितना रिसोर्सेज है, कुछ तय ही नहीं है। फिर एथिकल इशू तो बहुत जबरदस्त है। कह रहा पोटेंशियल डैमेज हो सकता है आपके एलियन प्लैनेट्स के एंट्रेंस का। इंट्रिंसिक आप कुछ ऐसा डैमेज कर दो, कह रहे देखो अर्थ को तो डैमेज आप देखो करा ही करा है। आप बाहर जाओगे, बाहर के स्पेस स्टेशन यूज करोगे, माइट भी आपको वहां पे भी ब्लंडर कराओगे। तो वे अहेड में कह रहा है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सीख जाओ। कह रहा है रिड्यूस करो अपनी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट को जो रिसोर्सेज पे लगा रहे हो आप ना, रादर देन लॉन्चिंग एवरीथिंग फ्रॉम अर्थ। ये भी कह रहा है। कह रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हो। कह रहा है एग्जाम्पल लो, रोबोट को आपने लगा लिया आईसी सॉइल को चेक करने के लिए मून पर, मशीन्स लगा लिया आपने कि भाई हमने पानी और क्ले मटेरियल निकालेंगे प्लैनेट से। कह रहा माइनिंग वाइनिंग कर तो रहे हो, उतना ही रखो ना, फिर अर्थ पे उसका फायदा लो आप। यही कह रहा है, समझ रहे हो बात को। फिर ये कह रहा है कि हैबिटेबल प्लैनेट्स की ओनरशिप में कह रहा है ग्लोबल कोलैबोरेशन बताओ ना, अगर कंट्री या कंपनी जो भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या टेरिटोरियल क्लेम जो है, उसको क्वेश्चन को ना लीगल उसमें बांट दो आप। सबको पता होगा किसका कितना रिसोर्स है, कौन कितना यूज कर सकता है। एथिकल कंसिडरेशन तो तुरंत हटाओ कि कॉमन राइट, ये सब चीजों को, रिस्क बर्डन, ये सब लिखो बैठ के एक जगह पे, लीगल पैरामीटर्स तय कर दो, कोलैबोरेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ो। समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी कह रहे हैं देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ये वाले जो है वो गवर्न करे ना आउटर स्पेस को, क्यों छोड़ना है तो हमारे पास। तो कह रहा है स्पेस हैबिटेशन में ह्यूमन शुड एडहेयर द ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो। अर्थ के बियॉन्ड जाना है तो उसके लिए आपको वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी करनी होगी। नाउ लेट्स कम टू द अदर टॉपिक, दैट इज नेशनल क्वांटम मिशन। बहुत सुना है क्वांटम के बारे में, है ना। तो आज डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा कि ना पहली मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई, पहली पहली मीटिंग हुई मिशन गवर्निंग बोर्ड की, जिसका नाम था नेशनल क्वांटम मिशन, डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी एंड टाइमलाइन। ठीक है, ताकि भाई आप एक फॉर्मेशन बना लो मिशन कोऑर्डिनेशन सेल की। अब मिशन कोऑर्डिनेशन सेल क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है नेशनल क्वांटम मिशन की।
ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है मिशन सेक्रेटेरिएट के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एमसीसी क्या है? मिशन कोऑर्डिनेशन सेल है, यानी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज करा हुआ है मेरिट और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसको तैयार करा गया है उस तरह से। कह रहा है ये फंक्शन करेगा अंडर द ओवरऑल सुपरविजन गाइडेंस के तहत। एमटीआरसी यानी मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल का काम होता है कि नेशनल क्वांटम मिशन को गाइडेंस देना, ओवरसाइट करना, फंडिंग करना अकॉर्डिंगली। क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी? कह रहा नोबल तरीका है फिजिक्स का, बहुत ही खूबसूरत तरीका है क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करने का। कह रहा क्या होगा इससे? कह रहा दो चीजें होती हैं, एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि दो और दो से जो क्वांटम सिस्टम्स है ना, वो एक को रिलेशन कुछ ना कुछ उनके बीच में है, उसका उसकी वजह से इवन अगर वो डिस्टेंस से सेपरेट भी हो जाए ना, तब भी वो एक दूसरे को खींचेंगे आपस में। फिजिकल फिनोमेना बता दिया कि क्वांटम सिस्टम में एंटेंगलमेंट का सीधा सा मतलब है कि दो जो चीजें हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्पेशल कोरिलेशन है। दैट मीन्स वन सिस्टम इंस्टेंटली डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द अदर। कह रहा अगर आपको एक के बारे में पता चल जाएगा तो दूसरे का स्टेट आपको अपने आप पता चल जाएगा। कह रहा अगर वो अलग भी रहते हैं ना, तो भी उन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाए चाहे। लेकिन कह रहा देखो दो चीजें अगर आ रही है ना एक साथ, तो कहीं ना कहीं उनके बीच का कोरिलेशन की वजह से वो एक साथ अट्रैक्ट हुई है, एंटेंगलमेंट। एक होता है सुपरपोजिशन, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्वांटम सिस्टम की, जहां पार्टिकल्स मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी क्वांटम सिस्टम में बता रहा है कि कोई चीज है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, कोई एक डेफिनेट स्टेट नहीं कह सकते आप उसके साथ। ऐसे एक इंसान है मान लो, उसके अंदर आप उसको एक ही दृष्टि से क्यों देखते हो, उसके पास बहुत सारी चीजें होंगी उसके अंदर। तो यहाँ पर वो कह रहा है जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है ना मल्टीपल स्टेट में साइमल्टेनियसली, वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है लाइक रोबोट्स, तो उसके एक डेफिनेट स्टेट कभी नहीं होती, उसे कहता है सुपरपोजिशन। समझ आ गया क्वांटम मैकेनिक्स गाइस? अब होपफुली आपके लिए इतना ही जरूरी समझना है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में नहीं घुसना है, इतना ही जरूरी है। एंटेंगलमेंट का मतलब ये है कि दो चीजें अगर साथ आई, या दो चीजें आपस में एक स्पेशल कोरिलेशन जरूर फिजिकली कर रही होती हैं, या वैसे भी इवन इफ दे आर फ्रॉम द वास्ट स्टेट आल्सो। फिर आता है नेशनल क्वांटम मिशंस के बारे में समझ लो। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2023-31 तक है इसका काम है इंडिया के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल लीडर बनाना है इंडिया को। सी नर्चर, R&D करो इसकी, आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी तैयार करो। कह रहा मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा मिशन इसका ये है कि 8 टाइम जो फ्रेम है 8 सालों का, उसमें कम्युनिकेशन को अच्छा कर लो, क्वांटम कंप्यूटिंग पावर को बढ़ा लो। मैग्नेटोमीट्री और एटॉमिक क्लॉक्स का मतलब होता है कि हाईली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर का मतलब है कि आपको प्रिसीशन इंफॉर्मेशन मिलने लग जाए। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ी चीज है गाइस, इससे ना आपको इतना रिलायबल डेटा मिलता है। मान लो एक वेदर फोरकास्टिंग का उठाना हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उठाना हो, बहुत तरीके से चलता है। क्वांटम मटेरियल डिजाइन, कटिंग एज डिजाइन मिलने लग जाएंगे आपको, बहुत ही टेलर्ड प्रॉपर्टीज होंगी। तो फिर यहाँ कह रहा है मिशन ऑल्सो प्लान्स टू एस्टैब्लिश 4 थीमेटिक हब्स। अब इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है ग्लोबल लीडरशिप मिलेगी, यानी पोजीशंस इंडिया एज अ मेजर प्लेयर इन बर्जोइंग क्वांटम टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। कह रहा अगर ये इंडिया कर जाता है तो इंडिया ग्लोबल लीडर है। अगर देखो आप 2047 तक अगर डेवलप नेशन बनना चाहते हो, साइंस एक बड़ी चीज है जिसकी मदद से आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, और क्वांटम मैकेनिक्स उसका एक प्रोसेस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बूस्ट, यानी कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग अच्छी हो गई तो समझो कम्युनिकेशन सेंसिंग मटेरियल बड़ा अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाएगा, साइबर फ्रॉड से बचोगे आप। हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक साथ खत्म कर देंगे। प्रिसिशन मेजरमेंट, मैंने आपको कहा एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। फिर इनोवेशन इकोसिस्टम तो ओहो, हर डाइवर्स सेक्टर में एक जबरदस्त फैलाव इनोवेशन का आएगा। लेकिन क्या सिर्फ फायदे ही हैं? साइंस में फायदे थोड़ा ना होते हैं, खाली चैलेंजेस भी हैं। वैसे भी नॉर्मली कुछ भी आप नया लॉन्च करोगे चैलेंजेस भी तो उठाने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन में पता है क्या है? वही पुअर एक्सपेंडिचर है हमारा रिसर्च में, हम रिसर्च वगैरह नहीं करते ना।
बहुत लो है, 0.64 ऑफ जीडीपी, विच इज़ वेरी लो। कह रहा बाकी डेवलप कंट्री 2% जीडीपी खर्च करती है तब कहीं पहुंच रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी जरा भी। 40% कंपेयर टू 70% डेवलप कंट्रीज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, सबसे बड़ी समस्या, बहुत गंदी समस्या है ये। क्वांटम फिजिक्स के टीचर्स नहीं मिलते। आप समझ लो हाई, जो आपके एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, हाई स्कूल्स वाले, हाई स्कूल्स का मतलब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जितने भी आपके कॉलेज लेवल पर, आईआईटी दिल्ली, इन सब में ना, आईआईटीज में भी, आईएम्स के अंदर भी फैकल्टी नहीं है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। इंडिया करेंटली फेसेस सिग्निफिकेंट स्किल गैप। तो हमारा इस कदर है कि इंडस्ट्री कुछ चाहती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ और चाहते हैं और हमें पढ़ाया कुछ और जाता है। उसका जो गैप है ना, वो हम भर नहीं पा रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं बनाना पड़ेगा, लैब्स तैयार करनी पड़ेंगी, स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होंगे। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्लियर ओनरशिप चाहिए होगी, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क चाहिए होगा, फिर रेगुलेटरी लैंडस्केप नहीं चाहिए होगा। यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज को करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज ये होती है, आपको एथिकल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस का नहीं समझोगे, आप लेके नहीं चलोगे ये सारी चीजें। तो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट के लिए तैयार रहो आप। पोटेंशियल थ्रेट है वो, तो उसे कैसे डील करोगे? फिर ये कह रहा है वे फॉरवर्ड में काम कर दो। आप सबसे पहला काम करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाओ। कह रहा है इनको टैक्स के ब्रेक्स दो, हेल्प करो, इनको ग्रांट्स दो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलाओ, इंसेंटिवाइज करो, कुछ भी करो, लेकर आओ। क्योंकि ये हम चाहते हैं हमारा भाई इन्वेस्टमेंट हो क्वांटम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सिर्फ आप कह रहे हो स्किल गैप है, बुलाओ अपने ही यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्वांटम के टीचर्स अगर नहीं भी है तो एक्सपर्ट्स को बुलाओ आप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, प्रमोट करो रीजनल डेवलपमेंट। और हर जगह हो टैलेंट। देखो ऐसा नहीं है कि टैलेंट आपके देश में नहीं है, ढूंढ के निकालोगे बहुत कुछ निकलेगा। फिर डेवलप करो क्लियर आईपी गाइडलाइंस को, क्लियर करो एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी को डेवलप करो जो इन रिलेवेंट रेगुलेशंस को कर पाए। फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी रिसर्च। यानी कि सेंड आप देखो, फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोगे ना, एल्गोरिथम्स बनेंगे, कुछ सेंसिटिव डेटा नहीं, उसको उसको संभाल के रखो, कहीं वही ना थ्रेट बन जाए आपके क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये काम आप अगर कर ले जाते हो ना गाइस, तो बस फिर तो आप एक डेवलप नेशन के फॉर्म में निकल कर आओगे। एंड क्वांटम मैकेनिक्स, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर योर सेंसिंग, फॉर योर रेगुलेशंस, और बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट ये करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज फोर्थ आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जितने बाकी टॉपिक्स रह गए हैं वो हम कल की वीडियो सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहीं पे गाइस देखो, क्योंकि साइंस एंड टेक है, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा हो, कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझ ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप उस पर कमेंट करिए, आपको डेफिनेटली पीएम पाठशाला के थ्रू रिप्लाई भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।